हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन इलेक्टोरल रोल यानी कि समान निर्वाचक नामावली, इसी का दूसरा नाम है मतदाता सूची के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है। मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्यों इसकी मांग की जा रही है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आगे की राह देते हुए हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो इस महीने की शुरुआत में पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, लॉ मिनिस्ट्री, इसके प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था और ये सब मिलकर आपस में चर्चा किए थे कि क्या भारत में एक कॉमन इलेक्टोरल रोल यानी कि समान निर्वाचक नामावली, एक मतदाता सूची तैयार की जा सकती है जिससे इलेक्शंस जो है, जो चुनाव पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट असेंबली और लोकसभा के हैं, वो कंडक्ट किए जाए। तो इसकी जो संभावनाएं हैं इस पर उन्होंने विस्तृत रूप में चर्चा की थी। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से ही सिंगल वोटर्स लिस्ट यानी कि एक मतदाता सूची और एक साथ चुनाव के पक्षधर रहे हैं। तो इस सिंगल वोटर लिस्ट का जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है सिमल्टेनियस पोल से है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक पहला चरण हो सकता है। तो इसी की वजह से कॉमन इलेक्टोरल रोल जो है वो सुर्खियों में आया है। कॉमन इलेक्टोरल रोल से पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्टोरल रोल क्या होता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और अगर आपने 63rd बीपीएससी का मेंस लिखा है तो आपको याद होगा कि बीपीएससी ने एक बारी आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है उससे रिलेटेड सवाल उन्होंने पॉलिटी में पूछा था। तो इसीलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल रोल, जिसको हम हिंदी में निर्वाचक नामावली या फिर इसी को हम मतदाता सूची भी कहते हैं, वो है क्या। तो देखिए इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रजिस्टर्स, वोटर रोल और पोल बुक। इसमें क्या होता है ना कि वो लोग जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट में वोट देने के लिए, अपना मत देने के लिए एलिजिबल हैं, उन सब का नाम जो है उसमें लिखा होता है। जो रजिस्टर्ड है वोट देने के लिए उन सब का नाम वहाँ पे लिखा होता है। इसका जो है बहुत सारा फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है कि वोटिंग दिन जो वोटिंग होगी वो सारी की सारी एक्टिविटी को ये स्ट्रीमलाइन कर देता है, मतलब सिंपल कर देता है कि इतने सारे वोट हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं जिनको वोट देना है, किन लोगों ने वोट दिया है, किन लोगों ने वोट नहीं दिया है। अगर कोई एक ही इंसान दोबारा वोट देने आए तो उसको भी, जो इलेक्टोरल फ्रॉड्स होते हैं उसको भी यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है। ये इंश्योर किया जाता है कि एक ही इंसान बहुत बारी वोट ना दे। ये भी देखा जाता है कि मतलब कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है, बाद में एनालाइज करने के लिए कि कितनी वोटिंग हुई है। एक पहले से ही जो है मतदाता सूची तैयार होती है। हर साल जब भी चुनाव होते हैं इसको अपडेट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सूची में नामांकन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शंस हो गया ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो क्या ये एक ही तरह का होता है? नहीं, भारत में दो तरह के इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो जो है वो सेपरेट स्टेट एक्ट के तहत जो है वो काम करता है। तो जो कुछ स्टेट लॉज हैं वो अलाउ करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो मतदाता सूची तैयार की गई है उसका वो उपयोग करके जो पंचायत के चुनाव हैं या फिर जो वार्ड के चुनाव होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, उसको वो कंडक्ट करवा सकती है। पर कुछ स्टेट हैं जो खुद का इलेक्टोरल रोल बनाती है, वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल के बेसिस पे लोकल बॉडी के इलेक्शंस नहीं करवाती, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, केरला एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम ये समझते हैं कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, जो इलेक्शन को सुपरवाइज करती है। पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब सेटअप हुई थी? 1950 में। इसका जो काम है वो है कि वो चुनाव कंडक्ट कराएगी प्रेसिडेंट के ऑफिस का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का, स्टेट असेंबली का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं उनके जो जुरिडिक्शन में आता है कि जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत राज के जो इलेक्शंस है उसको वो कंडक्ट करवाएगी। वो चाहे तो अपना एक सेपरेट इलेक्टोरल रोल भी बना सकती है और चाहे तो वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो प्रिपेयर किया गया है उसको भी यूज़ कर सकती है। तो ये हमने समझ लिया कि कितने तरह के इलेक्टोरल रोल होते हैं, इलेक्टोरल रोल है क्या। अब हम बात करते हैं कि कॉमन इलेक्टोरल रोल, इसकी मांग क्यों की जा रही है। तो कॉमन इलेक्टोरल का रोल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि चाहे वो पंचायत के इलेक्शंस हो या फिर विधानसभा के इलेक्शन हो, सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल हो, अलग अलग ना हो। तो पहला जो चीज़ है जो मैंने आपको इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो ही बता दिया कि जो सिमल्टेनियस इलेक्शंस है यानी कि एक साथ चुनाव, ये
इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी कदम होगा ये यही होगा कि हमारे पास एक कॉमन इलेक्टोरल रोल हो, यानी कि समान निर्वाचक नामावली हो। इससे क्या होगी कि जो बहुत ज़्यादा जो एफर्ट लगता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उस सब को हम बचा सकते हैं। तो एक ही काम करने में, मतलब पहले इलेक्शन कमीशन बनाए, फिर जब स्टेट इलेक्शन कमीशन आती है वो बनाए, पैसे खर्चे, टाइम खर्चे, लोगों का जो जो स्टाफ्स होते हैं उनका टाइम खर्चा होता है। तो ये जो डुप्लीकेशन जो ऑफ वर्क है, इसको कम करने के लिए सबसे पहला इसको मांग किया जा रहा है। वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस डिमांड। जो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नया कंसेप्ट है। इससे पहले भी जो लॉ कमीशन है अपनी 255वीं रिपोर्ट जो 2015 में उन्होंने सौंपी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में एक सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इसी की समर्थक है, और उन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा है, जैसे कि 1999 और 2004 में। इलेक्शन कमीशन ये भी कहती है कि कई बार क्या होता है कि जब स्टेट इलेक्शंस के जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, वहाँ पे वोटों का नाम होता है, पर जब जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, वहाँ पे उनका नाम नहीं होता। तो इस तरह से लोगों में कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है कि एक लिस्ट में उनका नाम है, दूसरे लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज है जिसको हम दूर कर सकते हैं बाय कॉमन इलेक्टोरल रोल। तो हमने क्या समझा कि सबसे पहले ये क्या बचाएगा, टाइम, दूसरा मनी, तीसरा मैन पावर। उसके बाद जितनी भी इनकन्सिस्टेंसी है, जितनी भी अनियमितता है, उन सबको ये दूर करेगा। इस इनकन्सिस्टेंसी की वजह से जो कन्फ्यूजन होता है वोटर के माइंड में, उसको ये दूर करेगा। और जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस है, जैसे कि मतलब एक ही इंसान बहुत जगह लिस्टेड है, ये सारे जो माल प्रैक्टिसेस है, इसको ये दूर करने का काम करेगा, एक कॉमन ग्राउंड बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का है कि वो हमेशा ही बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड वन सन। तो सुनने में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ये है भी बहुत ही अच्छा आइडिया, बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना भारत जैसे देश में, जहाँ पे फेडरलिज्म है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के पास राइट हैं, वो अपना एक्ट जो है वो इनैक्ट कर सकती हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते। तो पहले तो स्टेट और सेंटर के बीच में एक समन्वय की स्थिति हो, एक कंसेंसस बिल्डिंग हो, एक आम सहमति हो, यही बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो एक सहमति, एक आम मंच पे आना, यही बहुत बड़ी बात होगी। अभी आपको पता होगा जीएसटी को लेके किस तरह से स्टेट्स और सेंटर के बीच में तनातनी चल रही है। तो सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला तो होगा क्लैश ऑफ रूल्स, मतलब कि आपको मालूम है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन दोनों के पास अपने अपने राइट्स हैं, अपने अपने जुरिडिक्शन है। तो एक तो पहला क्लैश ऑफ रूल्स यहाँ पे हो जाता है। दूसरा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो करना होगा इन आर्टिकल 243 के एंड 243 ZA। और ये करने के लिए ये जो पहले समझ रहे थे कि आर्टिकल 243 के एंड आर्टिकल 243 ZA ये क्या कहता है, तो ये जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार देता है कि वो जो स्टेट के जो पंचायत होते हैं, म्यूनिसपैलिटी होती है, उस चुनाव को ये कंडक्ट करवा सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो इलेक्टोरल रोल है उसको तैयार कर सकते हैं। ये इसी के अंतर्गत आता है। तो अगर हम कॉमन इलेक्टोरल रोल चाहते हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है, ताकि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक सिंगल इलेक्टोरल रोल की ओर हम आगे बढ़ सके। और इसके लिए क्या करना होगा, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको मनाना पड़ेगा। दूसरा जो इशू है वो ये है कि जो डीलिमिटेशन, यानी कि जो परिसीमन है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, ये 2031 तक नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बट स्टेट इलेक्शन कमीशंस जो है उन पे ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो अभी भी जो लोकल बॉडीज़ के जो वार्ड्स होते हैं जिसमें इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसकी बाउंड्री को वो बदल रही हैं अपने पॉलिटिकल एंड सोशल कंसर्न की वजह से, तो वो चेंज कर रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चेंज करने की क्या ज़रूरत है कि यहाँ पे स्टेट को जो है वो लॉज को अमेंड करना होगा, ताकि जो उनका जो ये डिलिमिटेशन का जो एक्टिविटी है उसको आप फ्रीज कर सकें, ताकि आप इलेक्शन कमीशन के साथ एक सिंक में आ सकें। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि अगर इसको हम नहीं करेंगे तो जो वार्ड्स की जो बाउंड्रीज होती हैं और जो इस इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पोलिंग स्टेशन होंगे वो कभी भी मैच नहीं करेंगे। तो दोनों जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनका एक मंच पे आना ज़रूरी है, एक साथ आना ज़रूरी है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज, यानी कि एक सहमति बनाने की आवश्यकता है।
और जो हमारे पास तीसरी जो चुनौती है वो ये होगी लॉजिस्टिक इश्यूज़, जो ऑब्वियस है क्योंकि 78 करोड़ इलेक्टर्स हैं, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना बहुत ही मेहनत एक्सरसाइज हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकता है। दूसरा ये है कि जो इतना बड़ा जो डेटा है, जो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज़ और जो वार्ड है, उन सबको कॉमन डेटाबेस में फीड करना, ये भी एक चैलेंज होगा। तो ये सब उतनी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से आप दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि स्टेट और सेंटर के बीच में एक समन्वय, एक आम सहमति स्थापित करना। अब हम बात करते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अप्रोच सही है, इसका मकसद भी सही है, इसका जो नीयत है वो भी सही है कॉमन इलेक्टोरल रोल का, बट इसके लिए जो है वो कोहर्सिव के बजाय हमें जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की ज़रूरत है। एक कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज बिटवीन स्टेट एंड सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के रिफॉर्म के लिए। और जहाँ तक बात रही कि ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस एक्सरसाइज होने वाला है, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।